दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड शानदार पोएम जिसका नाम है टू समर बाय विलियम ब्लेक। तो चलिए, पोएम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारे पोएट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो दोस्तों, विलियम ब्लेक, इनका जन्म जो है वो 28 नवंबर 1757 किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में हुआ था। वो रोमांटिक पीरियड में इंग्लिश पोइट्री के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट्स माने जाते थे। उन्होंने कभी भी स्कूल अटेंड नहीं की और छोटी उम्र से ही कविताएं लिखना शुरू कर दिया था। उनकी शुरुआती कविताएं पोएटिकल स्केचेस इस कलेक्शन में पब्लिश की गई थी। वो एक पेंटर भी थे, तो उन्होंने द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल जो कि 1790 में पब्लिश हुई थी और द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस जो कि 1789 में पब्लिश हुई थी, इन दोनों को ही अपनी कुछ पेंटिंग्स के साथ पब्लिश किया था। उनकी कविताओं ने उस युग में भ्रष्टाचार और अनैतिकता को सामने लाया और वो इन सब चीज़ों के बारे में बोलने के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 12 अगस्त 1827 लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुई थी। तो दोस्तों, ये तो हमने बात की हमारी पोएट के बारे में। अब हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि हमारी पोयम हमसे क्या कहती है। तो दोस्तों, अगर बात की जाए इस पोयम के बारे में, तो ये पोयम 1789 में पब्लिश हुई थी पोएटिकल स्केचेस इस कलेक्शन में। तो यहाँ बेसिकली इस पोयम में इंग्लैंड की बात की जा रही है कि वहाँ के लोग किस तरह समर सीजन का वेलकम करते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दियों में ठंड होने के कारण जो है वो चीज़ों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल पाता। वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इसलिए वहाँ के लोग जो है वो उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाते, साथ ही साथ वो नेचर का भी मज़ा नहीं ले पाते। सो बेसिकली दिस पोएम इज़ ऑल अबाउट समर सीजन, कि कैसे वहाँ लोग जो है वो समर सीज़न को एंजॉय करते हैं। प्लस समर सीज़न में नेचर भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर सुंदर और हरा भरा रहता है, जिसे देखने लोग अपने घरों से बाहर आते हैं, साथ ही साथ समर सीज़न का आनंद लेते हैं। तो चलिए, इसे और भी अच्छे से समझने के लिए हम इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर आज के इस वीडियो के थ्रू हमें इस पोएम को कवर करने की कोशिश करेंगे। ओ दाउ हु पास थ्रू आवर वैलीज इन दाई स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर पहली लाइन में हमारी पोएट कहते हैं, तो यहाँ पर जो है बेसिकली समर को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि समर को, यानी कि गर्मी को जो है वो एक इंसान समझकर हमारे पोएट उसके बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम अपनी पूरी शक्तियों के साथ हमारी घाटियों से गुजरते हो, यानी कि तुम फोर्सफुली इन घाटियों से होकर गुजरते हो। तो ये सब बातें जो है वो समर से की जा रही है, यानी कि समर के बारे में बताई जा रही है कि समर जो है, यानी कि सूरज की जो किरणें हैं, समर की जो धूप होती है, वो हमारी घाटियों से होकर जो है वो बहुत ही फोर्सफुली, यानी कि स्ट्रेंथ के साथ जो है वो घाटियों से होकर गुजरती है। कर्ब दाई फियर्स स्टीड्स। तो यहाँ पर जो है पोएट कह रहा है कि तुम अपने इन भयंकर घोड़ों को रोको, यानी कि इन पर लगाम लगाओ। दोस्तों, स्टीड्स का मतलब होता है घोड़ा। तो यहाँ पर पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट जो है वो समर से, यानी कि धूप से कह रहे हैं कि तुम अपनी गर्मी को जो है वो कम करो, इस गर्मी पर थोड़ा लगाम लगाओ, यानी कि अपने घोड़ों को, यानी कि इस गर्मी के घोड़ों को जो है वो, अपने घोड़ों को जो है वो रोक लो, इसको कम कर लो। अले द हीट दैट फ्लेम्स फ्रॉम देयर लार्ज नॉस्ट्रिल्स। यानी कि तुम इन बड़े नथुनों से निकल रही लपटों की गर्मी को शांत करो। दोस्तों, नॉस्ट्रिल्स का मतलब होता है नथुने, यानी कि जो हमारे नाक के छेद होते हैं उसे जो है वो नॉस्ट्रिल्स कहा जाता है। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारे घोड़े हैं, ये जो तुम्हारे गर्मी के, यानी कि समर के जो घोड़े हैं, जिनके नाक से ये जो आग निकल रही है, उसको तुम थोड़ा कम कर दो, उसको तुम थोड़ा जो है वो रोक लो, उस पर लगाम लगाओ। इस तरह से जो है वो यहाँ पर पोइट हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं। दाउ ओ समर ऑफन, यहाँ पर ऑफ जो बताया गया है वो ऑफन होता है, इसका मतलब ऑफ पिच हियर दाई गोल्डन टेंट। यानी पोएट कहते हैं कि ओ समर, तुमने यहाँ पर अपना सुनहरा टेंट, यानी कि तंबू खड़ा किया है। गोल्डन टेंट यानी कि हर जगह धूप छाई हुई है, हर तरह जो है वो, हर तरफ जो है वो धूप फैली हुई है, इसलिए ऐसा लग रहा है मानो किसी ने जो है वो गोल्डन कलर का टेंट, यानी कि सुनहरा तंबू जो है वो तान दिया है, खड़ा कर दिया है। दोस्तों, पिच का मतलब होता है खड़ा करना या फिर तान देना। तो यहाँ पर पोएट यही बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, यानी कि हर तरफ जो है वो एक बड़ा सा सुनहरा तंबू जो है वो तुमने तान दिया है। ऐसी सब बातें जो है वो हमारे पोएट समर से, यानी कि बेसिकली धूप से कर रहे हैं। एंड ऑफ्ट बीनीथ आर ओक्स हैज स्लेप्ट।
तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि यानी तुम हमारे ओक के पेड़ के नीचे सोए हुए हो। तो दोस्तों ओक जो है वो एक ट्री का नाम है, ओक का झाड़ होता है। तो पोएट क्या कहते हैं कि यानी कि जो सूरज की रोशनी है वो झाड़ों के नीचे तक आ चुकी है, उस पेड़ के नीचे तक आ चुकी है। तो पोएट इसलिए क्या कह रहे हैं कि तुम हमारे जो ओक की ट्रीज़ है उसके नीचे तक आ चुके हो, यानी कि तुम वहाँ पर सो चुके हो, फैल चुके हो। यानी कि तुम्हारी जो रोशनी है वो हमारे पेड़ों के नीचे तक आ चुकी है। यानी कि यहाँ पर जो है वो इसे सोने से कंपेयर किया गया है। पोएट क्या कहते हैं कि तुम हमारे पेड़ों के नीचे जो है वो सो चुके हो। While we beheld with joy thy rubby limbs and flourishing hair, यानी हम प्रसन्नता से तुम्हारे लाल अंगों को और लहराते हुए बालों को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो सूरज की रोशनी है, जो सनलाइट है, उसको जो है वो लाल अंग और लहराते हुए बालों जैसा बताया गया है, जो हर तरफ जो है वो फैली पड़ी है। और पोइट क्या कहते हैं कि हम तुम्हें देखते हैं। दोस्तों रबी का मतलब होता है रेड, जिसका कलर रेड होता है, रेडिश होता है, उसे कहा जाएगा रबी। ओके, तो पोइट क्या कहता है कि तुमने जो है वो अपनी ये जटाएं यानी कि अपना जो तुम्हारे जो बाल है वो हर जगह फैले पड़े हैं। बाल से क्या मतलब है, लिम्ब से क्या मतलब है कि रोशनी, यानी कि तुम्हारी जो सूरज की रोशनी है, तुम्हारे जो हाथ पैर है, तुम्हारे जो बाल है, वो पूरी धरती पर फैले हुए हैं। वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं जैसे कि कोई तुम्हारे हाथ पैर या फिर तुम्हारे बाल जो है वो इस धरती पर फैले पड़े हो। और यानी हम जो है वो तुम्हें दूर से, यानी कि हम तुम्हें देख रहे हैं। इस तरह से जो एक इमेज जो है वो पोएट ने यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश की है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैन्ज़ा की ओर। देन हमारा स्टैंजा है, बीनीथ अवर थिकेस्ट शेड्स वी ऑफ्ट हैव हर्ड दाई वॉइस, यानी कि अपनी घनी छाया के नीचे हमने अक्सर तेरी आवाज़ सुनी है। यहाँ वॉइस से क्या मतलब है, वॉइस से मतलब है महसूस करना। तो पोएट कहते हैं कि हमने समर को इस छाया में महसूस किया है, समर की गर्मी को महसूस किया है। When noon upon his fervid car rode over the deep of heaven, यानी हमने समर को कब महसूस किया, हमने जो है वो समर को तब महसूस किया जब नून, नून का क्या मतलब है, यानी कि दोपहर में जब सूरज जो है वो अपने गर्म रथ पर सवार होकर आकाश की गहराइयों से गुजरता है। यानी कि दोपहर में, दोपहर का सूरज जब निकलता है तब हमने इस गर्मी को, यानी कि इस समर को महसूस किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो पोइट ने एक इमेज क्रिएट की है, जैसे कि एक फॉरवर्ड कार है। फॉरवर्ड कार यानी कि बहुत ही ऐसे गरम कार, यानी कि जो जलती हुई कार है। एक इमेज ऐसे क्रिएट हो रही है कि कोई कार है जो जल रही है और उस पे जो है वो सूरज जो है वो आकाश की गहराइयों से, यानी कि स्वर्ग की गहराइयों से उतरते हुए दोपहर में आ रहा है। तो पोएट कहते हैं कि हमने उस गर्मी को, यानी कि दोपहर की गर्मी को हमने महसूस किया है, उसका आनंद लिया है। देन है, बिसाइड आवर स्प्रिंग्स सिट डाउन एंड इन आवर मॉजी वैलीज, यहाँ पर पोइट जो है वो समर से, यानी कि धूप से कहते हैं कि हमारे झरनों के पास बैठो, हमारी काई से ढकी घाटियों में तुम उतर जाओ। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है मॉसी वैलीज। मॉसी वैलीज का क्या मतलब होता है, अब आपको मॉस का मतलब समझाती हूँ। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि जहाँ पर पानी जो है वो, पानी का ज़्यादा ठहराव होता है और जहाँ पर ज़्यादा धूप नहीं पहुँच पाती, तो मॉइस्चर की वजह से क्या होता है, वो सरफेस पूरा फिसलन भरा हो जाता है। यानी कि या तो वो काला हो जाएगा वहाँ का सरफेस, या फिर हरा हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर अलगी ग्रो हो जाएगी। तो उसे कहा जाएगा मॉस, यानी कि काई। उसे हिंदी में काई कहा जाता है। तो पोएट क्या कहते हैं कि पोएट जो समर यानी कि धूप से कहते हैं कि तुम हमारी घाटियों में उतरो, और ये जो घाटियाँ जो काई से भर चुकी है, यानी कि काई जो हर तरफ छा चुकी है इन घाटियों में, तुम उनको मिटा दो, यहाँ पर तुम बैठो। यानी कि पोएट जो है वो बेसिकली समर से, यानी कि गर्मियों से कह रहे हैं कि तुम हमारी घाटियों में उतर जाओ और इस काई को, इस कालेपन को जो है वो मिटा दो। देन है, ऑन सम बैंक बिसाइड अ रिवर क्लियर, यानी कि किसी साफ नदी के किनारे तुम बैठो, किसी नदी में उतर जाओ और नदी की ब्यूटी को और तुम बढ़ा दो। थ्रो दाई सिल्क ड्रेपरीज ऑफ एंड रश इन टू द स्ट्रीम, और वैलीज लव द समर इन हिज प्राइड, यानी पोइट कहते हैं कि तुम अपने ये जो रेशमी पर्दे हैं, सिल्क ड्रेपरीज, सिल्क ड्रेपरीज मतलब कि रेशमी पर्दे। अब यहाँ पर सिल्क ड्रेपरीज के ड्रेपरीज से क्या मतलब है, पोएट कहना चाहते हैं कि ये जो बर्फ़ है, यानी कि ये जो विंटर्स की जो बर्फ़ होती है, उसे तुम हटा दो और नदी के प्रवाह में समा जाओ। क्योंकि हमारी जो वैलीज़ है, यानी कि हमारी जो घाटियाँ हैं, वो अपने गर्व में समर सीज़न का आनंद लेती है। इसलिए तुम अपनी ये सिल्क ड्रेपरीज़ यानी कि बर्फ़ को हटाओ और यहाँ पर नदी में आकर तुम समा जाओ, बैठ जाओ। देन इसके बाद हमारा अब थर्ड एंड लास्ट स्टैंज़ा है। तो हमारा ये जो थर्ड स्टैंज़ा है उसमें हमारे पोएट जो है वो समर सीज़न के बारे में बात नहीं करते, ऑफ टॉपिक चले जाते हैं, और उसमें वो जहाँ पर जिस रीजन में वो रहते हैं हमारे पोएट, बेसिकली इंग्लैंड में, तो वहाँ उस रीजन को वो सुपीरियर बताने की कोशिश करते हैं बाकी रीजन से। तो चलिए आइए लाइन टू लाइन समझते हैं। तो हमारी सबसे पहली लाइन है,
आर बार्ड्स आर फैम्ड हु स्ट्राइक द सिल्वर वायर। यानी हमारे जो बार्ड्स है, अब बार्ड्स यहाँ पे क्या बताया गया है, बार्ड्स यानी होता है पोएट्स, यानी कि जो कवि होते हैं वो, तो वो हमारे चांदी के तार पर प्रहार करने के लिए प्रसिद्ध है। अब चांदी का तार यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिल्वर वायर बताया गया है। सिल्वर वायर से क्या मतलब है, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि हमारे जितने भी पोएट्स है, जितने भी कवि है, वो अपने आर्ट के लिए फेमस है। सिल्वर वायर यानी कि जो चीज़, यानी कि जो कला उनके अंदर है, जो चीज़ में वो निपुण है, उनके लिए वो फ़ेमस है। हमारे रीजन के जो पोएट्स हैं, वो अपनी आर्ट के लिए फ़ेमस है, अपने सिल्वर वायर को स्ट्राइक करने के लिए फ़ेमस है। इस तरह से जो है वो पहली लाइन में पोएट बहा में जो है वो बताते हैं। आर यूथ आर बोल्डर दैन द साउदर्न स्वेन्स। यानी यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, हमारे जो युवक है, हमारे रीजन के जो यूथ है, वो साउदर्न पार्ट के लोगों से बहुत ज़्यादा क्या है, बहादुर है, यानी कि बोल्ड है, साहसी है। देन है आर मेडन्स फेयरर इन द स्प्राइटली डांस। यानी कि हमारी जो जवान लड़कियां है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है और डांस में भी निपुण है। यानी कि दोनों ही चीज़ों में जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मेडन्स का मतलब होता है जवान लड़कियाँ, यानी कि युवती। तो उसे कहा गया है कि हमारे यहाँ की जो जवान-जवान लड़कियाँ हैं, वो डांस भी अच्छा कर पाती है और वो फेयर है, यानी कि गोरी है, बहुत अच्छी है, दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है, ब्यूटीफुल है और उनका डांस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह से जो है वो पोएट ने अपने रीजन की, अपने लोकेशन की जो है वो तारीफ़ करने की कोशिश की है। देन इसके बाद है वी लैक नॉट सॉन्ग्स नॉर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ जॉय। यानी कि हमारे पास ना गीत की कमी है, ना गानों की कमी है, ना इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है। यानी कि हमारे पास जो है वो गाने भी भरपूर मात्रा में है और इंस्ट्रूमेंट्स भी भरपूर मात्रा में है, जिससे हम इंजॉय कर पाते हैं, यानी कि जॉय को फील कर पाते हैं। देन है नॉर इको स्वीट नॉर वाटर वाटर्स क्लियर एज हेवन। यानी कि हमारे पास ना मधुर गूंज की कमी है, ना ही स्वर्ग के समान साफ पानी की। इको का क्या मतलब होता है? इको का मतलब होता है गूंजना। जब कोई आवाज़ गूंजती है, तो उसे कहा गया है कि हमारे पास ऐसी गूंज है, ऐसी आवाज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा मधुर है और हमारे पास ना पानी की भी कमी नहीं है। पानी यानी कि ऐसे पानी की कमी नहीं है जो स्वर्ग के समान क्लियर है, हेवनली वाटर है। यानी कि स्वर्ग जिस तरह से साफ और सुथरा और स्वच्छ होता है, उस तरह से जो है वो हमारा पानी है, उसकी भी हमारे पास कोई कमी नहीं है। ना हमारे पास गीत की कमी है, ना इंस्ट्रूमेंट्स की कमी है, ना हमारे पास पानी की कमी है। स्वच्छ पानी की भी कोई कमी नहीं है। देन लास्ट लाइन है नॉर लॉरेल रेड्स अगेंस्ट द सल्ट्री हीट। और ना ही हमारे पास लॉरेल के फूलों से बने मालाओं की कमी है जो हमें उमस भरी गर्मी से बचा सके। दोस्तों, लॉरेल जो है वो एक फ्लावर होता है और व्रेत का मतलब होता है माला। तो यहाँ पर पोइट कहना चाहते हैं कि हमारे पास जो है वो लॉरेल के फूलों से बनी मालाओं की कोई भी कमी नहीं है, जो कि हमें सल्ट्री हीट, सल्ट्री का मतलब होता है उमस, यानी कि जब गर्मी में बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, आपको उमस फ़ील होती है, उसे कहा जाएगा सल्ट्री हीट। यानी कि हमारे पास ऐसे मालाओं की भी कोई कमी नहीं है, जो हमें जो है वो उमस भरी गर्मी से बचा सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा चैनल टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी कोई भी वीडियो या फिर कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा है या फिर पसंद आया है, तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।